आपका इस फलित ज्योतिष की क्लास में स्वागत है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो प्राचीन काल से ही सबकी उत्कंठा इसमें रही है और भविष्य को जानने की ललक हर मनुष्य में होती है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और तपस्या से ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया था, लेकिन कालांतर में यह ज्ञान विलुप्त सा होता गया। इसकी बहुत सी कड़ियाँ गायब हो गई और सटीकता का इसमें अभाव हो गया। पर ज्योतिष का आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है। हर मनुष्य, चाहे वो माने या नहीं माने, कभी ना कभी जीवन में किसी ज्योतिषी के पास जाता जरूर है। और कुछ लोग स्वयं ही अपनी कुंडली देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन किताबों में पढ़ी पढ़ाई बातें और सुनी सुनाई फार्मूलों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, पर सही निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आती है, चाहे आप प्रोफेशनल हों या व्यक्तिगत तौर पे इंटरेस्ट रखते हों ज्योतिष में, समस्या यही आती है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। आपने सुनी होगी कि सही शुरुआत हो जाए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, पर यहाँ तो शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ लोग समय के साथ इसमें अपना समय लगाकर इसको छोड़ देते हैं, ऊब जाते हैं, उनकी जिज्ञासा ही खत्म हो जाती है। और कुछ लोग जो इसके गहरे जिज्ञासु हैं, वो इधर उधर ज्ञान की तलाश में भटकते रहते हैं। यदि आप ज्योतिष के गहरे सूत्र और सटीक फलित की आशा में हैं, तो आप हमारी इस श्रृंखला को नियमित तौर पर देखिए। इसमें आपको बहुत गहरे सूत्र मिलेंगे और आप आसानी से सटीक फलित तक पहुंच पाएंगे। चाहे आप स्वयं व्यक्तिगत कुंडली देखने की उद्देश्य रखते हों या आप प्रोफेशनल तौर पर करते हों, रिजल्ट आपको दोनों ही तरह से मिलेगा। पर शर्त यह है कि जो हम बता रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। और आज हम इस एपिसोड में कोई बहुत ज़्यादा आपको सूत्र बताने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ प्राथमिक बातें आपको यहाँ आज बता रहे हैं, जिनको आप फॉलो करें तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। ज्योतिष में उलझाव इतना ज़्यादा है, सिद्धांत इतने ज़्यादा हैं कि एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काट देता है। और सबसे बड़ी समस्या यहीं पर खड़ी होती है कि आदमी जाए तो किधर जाए, इसको माने उसको माने। तो हम इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपको एक सीधा सरल स्पष्ट रास्ता बताने के लिए यह शुरू कर रहे हैं। सबसे प्राइमरी बात तो यह है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ें। जल्दी नहीं करें कि मैं कोई बहुत गूढ़ ज्ञान पालूंगा तुरंत, ऐसा होगा नहीं। जब तक आप ABCD नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वाक्य पढ़ना, वाक्य बनाना नहीं आएगा। वही सिद्धांत ज्योतिष में भी लागू होता है। आप एक एक पाठ को मनन पूर्वक पढ़िए। जब आपको वो बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए, उसके बाद आप अगले पाठ पर जाइए। तो सीढ़ी चलेंगे तो आपको बिल्कुल सुस्पष्ट नज़र आता जाएगा कि किस रास्ते से मेरे को रिजल्ट लेने हैं। पहली बात तो ये कि आप जब इसके सिद्धांतों को समझ लें तो अपने परिचितों की कुंडलियां लें। माताजी की ले लें, पिताजी की ले लें, भाई बहनों की ले लें, यानी जिनका आप भूत जानते हैं। फिर हमारे दिए गए सिद्धांतों को आप उन पे अप्लाई करें कि भूतकाल में उनके साथ इस योग की वजह से ये घटित हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर भूतकाल आपका मैच हो गया तो भविष्य भी मैच होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। अब देखिए, ज्योतिष में दो विभाग होते हैं,
पहला गणितीय और दूसरा फल। तो गणित वाला पार्ट पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही कंप्यूटर में बर्थ डिटेल डालते हैं आपके सामने सारे चार्ट हो जाते हैं और उन्हीं चार्ट से हम भविष्य का अध्ययन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सारा अध्ययन उन्हीं चार्ट से होता है। तो गणित वाले पहलू पे आप अभी समय खराब नहीं करें, सिर्फ फलित वाले पहलू पर आपको ध्यान देना है। देखिए, ज्योतिष का जो मूल आधार है वो 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, ये 4 चीज़ें आप मुख्य रूप से दिमाग में बैठा लीजिए और इन चारों के संयोजन से ही भूत भविष्य वर्तमान का आकलन आप सटीकता से कर सकते हैं। इनमें से एक भी कड़ी आपने छोड़ दी तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। वैसे तो आधुनिक विज्ञान में सूर्य को तारा और चंद्र को उपग्रह माना गया है, लेकिन हमारे वैदिक ज्योतिष में इन्हें ग्रह ही माना गया है। देखा जाए तो राहु केतु ये भी छाया ग्रह कहे गए हैं, यानी गणितीय बिंदु हैं, लेकिन इन्हें भी स्वतंत्र रूप से वैदिक ज्योतिष में ग्रह माना गया है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि राहु केतु किस तरह से स्वतंत्र फल अपना अपना देते हैं अपने दशा काल में। और मेरे अनुभव में ये आया है कि राहु और केतु आधी कुंडली का भविष्य तय कर देते हैं। आपने राहु केतु को समझ लिया तो आप समझ लीजिए आधी कुंडली आपके समझ में आ गई। राहु केतु ने जो स्थितियां पैदा कर दी वो जीवन भर घटित होती हैं। अब आप कहेंगे कि राहु केतु तो कोई ग्रह ही नहीं है, छाया ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्रों में तो लिखा है जिसके साथ बैठ जाएं वैसा फल देते हैं। कुछ लोगों ने इनकी राहु की वृक और मिथुन को उच्च बता दी, वृश्चिक और धनु को नीच राशि बता दी। तो एक ग्रह की 2 राशियां में उच्च नीच कैसे हो सकता है, विचार करने की बात है। सबसे पहले विचार आप ये कीजिए कि राहु केतु को भी अन्य सभी ग्रहों की तरह 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। तो जब नक्षत्र दिए गए हैं तो राशियां भी अवश्य दी जानी चाहिए, और पुरातन काल में ये दी भी गई होंगी। ये सारा जो ज्योतिष का जो पतन काल रहा है उस समय पर ये सारी कड़ियाँ लुप्त प्राय हो गई। तो आपको इन्हीं सब को हम स्पष्ट यहाँ कर देना चाहते हैं कि आप राहु केतु को गौण ना समझें, ये बिल्कुल अपना स्वतंत्र फल देते हैं। कुछ लग्नों में, जैसे वैश्य लग्नों में यानी वृक, कन्या और मकर में राहु जितने बढ़िया फल देता है उतने कोई दूसरा गुरु, शुक्र, शनि कोई भी नहीं दे पाता, चाहे जितना शुभ ग्रह हो। वैसे लग्नों में राहु के अलावा कोई ग्रह इतना प्रभावशाली और बढ़िया फल नहीं देता है। आगे धीरे धीरे हम आपको सब बताते जाएंगे। वैदिक ज्योतिष पृथ्वी को केंद्र में मानकर चलता है। 360 डिग्री का ये जो हमारा ऑर्बिट है, राशि चक्र है, इसमें ये 9 ग्रह घूमते हुए से प्रतीत होते हैं और इनकी यही स्थिति बताती है कि ये किस राशि में है। 360 डिग्री के इस व्रत को अगर 12 भागों में बांट दिया जाए तो एक एक व्रत 30 डिग्री का होगा, और यही एक व्रत 30 डिग्री एक राशि होती है। यह जो 12 भाग हमको मिले यही मेष से लेके मीन पर्यंत राशियां होती हैं, और इन्हीं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स से कुंडली चार्ट में इंडिकेट किया जाता है। ये समझ लें, ये जो प्राइमरी बिल्कुल नए सीखने वाले हैं, बिगनर्स हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ। अब हम जरा नक्षत्रों को भी समझ लें। पहले हमने 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया था तो एक राशि मिली थी। इसी तरह इस 360 डिग्री के ऑर्बिट को अगर हम 27 भागों में बांट देंगे तो हमको 27 नक्षत्र मिलेंगे, यानी जो 27वां भाग है वो एक एक नक्षत्र बन जाएगा। फल कथन में
इन नक्षत्रों की भूमिका बहुत अहम होती है और इसे मैं दुर्भाग्य ही मानूंगा कि नक्षत्रों का काम आजकल सिर्फ नामकरण तक सीमित हो गया है, जबकि नक्षत्र स्वामी सारी जिंदगी अपने फल देता रहता है। इसको बाद के अध्यायों में हम विस्तार से आपको समझाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हर राशि को एक अंक दिया गया है जो उस राशि को करता है। अभी एक चार्ट पर हम आपको बताते हैं और उस चार्ट पे आपको उन ग्रहों की राशियां भी बताते हैं। जो पुराने दैवज्ञ हैं, जो करते आए हैं, उनको तो मालूम है। उनके लिए मेरी सिर्फ यही सलाह होगी कि वो राहु केतु की राशियां इंक्लूड कर लें और उसके अनुसार अपना फल कथन करें। फिर देखिए आप में क्या शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो अभी चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं, एक सिंपल सा आपको समझा देता हूं। तो देखिए ये राशि सूचक अंक होते हैं, यानी जिस भाव में ये अंक लिखे होंगे वो इन राशियों को इंडिकेट करेगा। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें। एक अंक जहां लिखा होगा वो मेष राशि एरीज को इंडिकेट करेगी, उसका स्वामी है मंगल। 2 यानी वृष राशि टॉरस, इसका स्वामी होता है शुक्र। 3 ये मिथुन राशि है जेमिनी, इसका स्वामी बुध होता है। 4 ये कर्क राशि को इंडिकेट करता है, कैंसर को, चंद्रमा इसका स्वामी है। 5 ये सिंह राशि लियो, सूर्य इसका स्वामी है। 6 नंबर जहां लिखा होगा वो कन्या राशि वर्गों को इंडिकेट करती है, लेकिन अभी तक आप इसके स्वामी बुध को मानते आए हैं। आप यहाँ बुध को ना मानकर ये 6 नंबर कन्या राशि आप राहु की मानिए, यानी जो भी जिस भाव में भी कन्या राशि होगी उसका भाव अधिपति राहु होगा। 7 ये तुला राशि लिब्रा, शुक्र इसका स्वामी है। वृश्चिक 8 नंबर है स्कॉर्पियो, मंगल स्वामी है। 9 धनु सेजिटेरियस बृहस्पति यानी गुरु इसका स्वामी है। 10 मकर कैप्रिकॉन, शनि इसका स्वामी है। कुंभ एक्वेरियस, शनि इसका स्वामी है। ये मीन राशि 12 नंबर में देखिए, ये पाइसेस का स्वामी अभी तक आप बृहस्पति गुरु को मानते आए हैं, उसकी जगह आप इसको केतु को मानिए। इस पूरे में आपने जो पढ़ा है, जो आप किताबों में पढ़ते आए हैं, उसमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क यहाँ सिर्फ आया है कन्या और मीन में। तो कन्या के स्वामी को आप राहु में कन्वर्ट कीजिए और मीन का स्वामी आप केतु को मानिए। फिर हम आपको आगे जो बताएंगे उसके हिसाब से आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। आज हमने ये सिर्फ आपको प्राइमरी बातें बताई हैं। अगले एपिसोड से हम आपको कुछ और आगे की तरफ बढ़ने के लिए बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।